क्या जरूरत थी छोटी बहू बाहर से नाश्ता मिठाई लाने की? तुम्हें इस घर में आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम अपनी मनमानी करने लगी हो। शारदा जी ने गुस्से से अपनी छोटी बहू काजल को डांट लगाई। पर मम्मी जी, दीदी के मायके वालों को सिर्फ सूखा नाश्ता भेजना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए पास के रजनीश होटल से फटाफट मैं नाश्ता लेकर आ गई। काजल ने अपना पक्ष रखा। देवरानी को अपनी तरफ से बोलता देख उसकी जेठानी रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। जो हिम्मत आज तक वह नहीं दिखा सकी, वह उसकी छोटी बहन समान देवरानी ने दिखा दी। सुबह की सारी बातें रागिनी की आंखों के सामने घूमने लगी। मम्मी जी, आज मेरे भाई भाभी हमसे मिलने आने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि वह यहाँ अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए हैं। सुबह ही बारात में साथ आए हैं, शाम को हमसे मिलने आएंगे। रागिनी ने अपनी सास शारदा जी से कहा। शारदा जी ने बहू की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, कोई उत्साह नहीं दिखाया। उनके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? वे रात का खाना तो वहीं खाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए हमसे मिलने आएंगे। रागिनी ने फिर कहा, अभी से क्या तैयारी करना, तब की तब देखेंगे। चाय के साथ बिस्किट भुजिया रख देना, काफी होगा। शारदा जी ने कहा। रागिनी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। घर की नई नवेली छोटी बहू काजल यह सब देख सुन रही थी। ठीक शाम 5 बजे रागिनी के भाई भाभी उसके घर आ जाते हैं। आइए भैया भाभी, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। रागिनी ने प्यार और सम्मान के साथ अपने भाई भाभी को बिठाया। मम्मी जी, मम्मी जी उठिए, रागिनी दीदी के भाई भाभी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। छोटी बहू काजल शारदा जी के कमरे में जाकर बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। शारदा जी ने रूखे स्वर में कहा, पर मम्मी जी, अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अच्छे से खाना खाया पिया, फिर मौसी जी से फोन पर घंटा भर बड़े उत्साह से बात की, अचानक से ऐसा क्या हो गया? काजल ने पूछा। मैंने कहा ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही, ज्यादा वकील बनने की कोशिश ना करो, आप जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। शारदा जी ने काजल को कमरे से जाने को कहा। दीदी, मामी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वे आराम कर रही हैं। काजल ने अपनी जेठानी रागिनी से कहा। रागिनी को बहुत बुरा लगा कि उसके साथ जान पूछकर उसके भाई भाभी का अपमान कर रही हैं। यह पहली बार नहीं था, हमेशा से ही होता आ रहा था। भैया मेरे ससुर जी और आपके जीजा जी बस थोड़ी देर में ऑफिस से आते ही होंगे, देवर जी को समय लग जाएगा। ससुर जी का यह आखिरी साल है नौकरी का। रागिनी ने कहा। रागिनी दीदी, हम मिठाई नमकीन लेके आए हैं, आपकी सास के हाथ में देना चाह रहे थे, यह आप रख ले। आपकी सास की तबीयत पूछ लेते हैं, फिर चलते हैं। रागिनी की भाभी बोली। हाँ भाभी, चलिए मम्मी जी के कमरे में उनसे मिल लीजिए, नहीं तो वे कहेंगी कि तुम्हारे भाई भाभी हमसे मिले तक नहीं। शारदा जी के कमरे में जाते हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी तबीयत है आपकी? रागिनी के भैया बोले। अरे, आप लोग कब आए? सिर में बहुत तेज दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा, थोड़ा आराम करूंगी तो बेहतर लगेगा। शारदा जी बोली। जी जरूर, आप आराम कीजिए, हम थोड़ी देर बहनोई जी का इंतजार करते हैं, फिर चलते हैं। रागिनी का भाई बोला। तब तक काजल मेहमानों के लिए पास की दुकान से नाश्ता ले आई। रागिनी का पति मयंक और ससुर जी ऑफिस से आ जाते हैं। ससुर जी ने भी बहू के मायके वालों से मिलने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। नमस्ते का जवाब नमस्ते में देकर अपने कमरे में चले गए। मयंक मेहमानों के साथ जरूर बैठा। रागिनी के भाई ने रागिनी और काजल दोनों को सगुन का लिफाफा दिया और रागिनी की 2 साल की बेटी नित्या को एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट की दी। मेहमानों के जाते ही शारदा जी भली चंगी होकर कमरे से बाहर आ गई और काजल को खूब डांट लगाई। आगे से ऐसा दोबारा ना हो पाए, मेरे खिलाफ गई तो अच्छा नहीं होगा। शारदा जी ने दोनों बहुओं को चेतावनी दी। काजल शादी के बाद एक लड़की पर ससुराल और मायके दोनों जगह के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर ससुराल वाले मायके के लोगों को पसंद ना करें, उनकी इज्जत ना करें, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं।
रागिनी ने दुखी स्वर में कहा, पर दीदी, मायके वालों की इज्जत रखना भी हमारे हाथ में होता है। हमें इस विषय में बड़ों से खुलकर बात करनी होगी। हमें बताना होगा कि हमारे लिए हमारे मायके वाले कितने महत्वपूर्ण हैं। हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात बताइए दीदी, मेरी और आपके देवर जी की शादी में आपके मायके से आपके भाई भाभी नहीं आए थे क्या? मैंने उन्हें पहली बार देखा है, इसलिए पूछ रही हूँ। काजल ने कहा, अब क्या बताऊं काजल, मेरे मायके से कोई नहीं आ पाया। कारण थे हमारे ससुराल वाले। तुम्हारी शादी में यहाँ से बारात तुम्हारे मायके जबलपुर जाने वाली थी। दो दो बस बुक की गई थी बारात के लिए। मेरा मायका गोविंद में है, जो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ससुराल वाले चाहते तो मेरे मायके वालों को यहीं बुला लेते बारात में चलने के लिए। हम सब साथ चलते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे मायके वालों को लेने बस उनके घर तक पहुंची ही नहीं। उनसे कह दिया रात 2 बजे भाभी ठंड के समय हाईवे रोड पर पहुंच जाए। उनके पास काफी सामान था और बारात के लिए नाश्ते की बॉक्स भी थे। मेरी भाभी तब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे ससुराल वालों का इस तरह का गैर जिम्मेदार ना मेरे मायके वालों को अच्छा नहीं लगा। तब मैं ही उन्हें शादी में आने से मना कर दिया था। तब भी मेरे मायके वालों ने 11,000 का शगुन भेजा था। आज मेरे भाई के 3 महीने के बेटे को देने के लिए हमारी सास ने एक भी नहीं निकाला। मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि बेटा, अपने सास ससुर के प्रति हमेशा सम्मान का व्यवहार रखो, भले ही वह मायके वालों को पसंद ना करती हो। रागिनी ने दुखी स्वर में काजल से कहा। थोड़े दिनों बाद काजल की मौसी रेनू का किसी काम से शहर में आना होता है। वह उनसे मिलने आती है। रेनू बहुत अच्छे स्वेटर बुना करती है। अपने हाथ से बुने स्वेटर वह अपने खास रिश्तेदारों को उपहार करती थी। काजल, यह तुम्हारे लिए स्वेटर, जरा पहनकर तो बताओ कैसी लग रही है? रेनू उत्साहित होते हुए कहा। मौसी, स्वेटर का डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन भी कमाल का है। मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे जरूर पहनूंगी, काजल ने खुश होते हुए कहा। काजल की मौसी ने 500 रुपये रागिनी की बेटी को शगुन में दिए। यह क्या रेनू जी, आपने तो हमारी बहू को एकदम देहाती बना दिया। आजकल कौन हाथ से बने स्वेटर पहनता है? शारदा जी ने रंग में भंग डालते हुए कहा। रेनू जी का मुंह छोटा हो गया। उन्होंने काजल से कहा, बेटा, स्वेटर पसंद ना आया हो तो वापस दे दो। शारदा जी सही कह रही हैं। आजकल कौन पहनता है हाथ के बने स्वेटर? नहीं मौसी, स्वेटर तो सचमुच बहुत सुंदर है और अच्छी क्वालिटी का है। मैं जरूर पहनूंगी, काजल ने कहा। मौसी जी ने तुरंत वहां से विदा ली। तब काजल ने रागिनी से कहा, भाभी, हमारे मायके वाले तो 1 साल में एक आध बार आते हैं, वह भी कुछ घंटे के लिए, सिर्फ हमसे मिलने या सुगुन देने। पर हमारे ससुराल की रिश्तेदारी से तो आना जाना लगा ही रहता है। तब अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। लाठी ऐसे चलेगी कि चोट भी लगेगी और आवाज भी नहीं होगी, काजल ने कहा। कुछ ही दिनों बाद शारदा जी के मायके से उनके भाई भाभी का आना होता है। अरे रागिनी, काजल, मामा मामी जी आने वाले हैं। गेस्ट रूम अच्छे से तैयार कर देना। नाश्ता बाहर से मंगवा लेंगे। दोपहर के खाने में पूरी, 2 तरह की सब्जी, रायता, ढोकला और मीठे में हलवा बनेगा। और रात के खाने में मेथी, मटर मलाई, दाल फ्राई, जीरा राइस और लच्छा पराठा बनेगा। मेरे भाई को पंजाबी खाना बहुत पसंद है। उन लोगों को मॉल घुमाने भी ले जाएंगे। तुम दोनों अच्छे से व्यवस्थित रूप से तैयार होकर रहना। देखना उन्हें किसी भी बात की कमी ना हो पाए। और रागिनी, तुम काम वाली के साथ मिलकर एक्स्ट्रा ब्लैक एंड रजाई तकिया निकाल लेना। शारदा जी ने हाथ नचाते नचाते बोली। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तय समय पर शारदा जी के भाई भाभी भी आ गए। मयंक उन्हें स्टेशन से ले आया। काजल ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। अरे शारदा दीदी, आपकी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही, शारदा जी की भाभी ने पूछा। काजल, रागिनी कहाँ है, बाहर क्यों नहीं आई? शारदा जी ने गुस्से से पूछा। मम्मी जी, रागिनी दीदी को तेज बुखार है, वे अपने कमरे में आराम कर रही हैं, काजल ने कहा। अभी तो अच्छी खासी थी, अचानक से क्या हो गया उसे? शारदा जी ने धीरे से पूछा। सब रागिनी के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ बहू? मामी जी ने पूछा तो रागिनी बोली, मम्मी, मामी जी, तेज बुखार है, जरा सा अपने में कमजोरी महसूस हो रही है।
आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सब कमरे से बाहर आ जाते हैं। मयंक और उसके पिता ने आज छुट्टी ले रखी थी। माँ के कहने पर मयंक बाजार से नाश्ता ले आया। अरे काजल बहू, यह तुम्हारी और रागनी के लिए सूट मटेरियल, अब बताओ पसंद आया कि नहीं? माफ कीजिएगा मामी जी, पर मैं इस तरह के सूट नहीं पहनती। रंग भी इसका बहुत भड़कीला है, एकदम देहाती। काजल ने हिचकिचाहट से कहा। क्या बकवास कर रही हो काजल? इतना अच्छा तो सूट है, तुम्हें पसंद भी नहीं था? तब तो उनका दिल रखने के लिए रख लेती। इतने रूखे स्वर में बोलने की क्या जरूरत थी? शारदा जी ने काजल को किनारे लाकर धीरे से कहा। और मम्मी जी, मेरी मौसी के द्वारा लाए गए उपहार पर आपने भी तो ऐसी टिप्पणी की थी, तब उन्हें बुरा लग सकता था। यह आपने नहीं सोचा? इसके बाद शारदा जी ने अपने मायके वालों के सामने चुप रहना ही सही समझा। दोपहर के खाने के वक्त शारदा जी ने कहा, यह क्या सिर्फ एक सब्जी, मीठा भी नहीं बनाया? तुम्हें तो मेहमानों की खातिरदारी करना भी नहीं आता। मम्मी जी, रागनी दीदी के भैया भाभी भी तो मेहमान थे, मेरी मौसी भी मेहमान थी। तब तो आपने कहा था कि उनकी खातिरदारी। बहू के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शारदा जी हक्की बक्की रह गई। वह कुछ कहे बिना वहां से चली गई। वे आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। शारदा जी की गैर मौजूदगी में दोनों बहुओं ने अपने इस बर्ताव के लिए मामा मामी से क्षमा मांगी। मामी जी, हमें माफ कीजिएगा, हमने मम्मी जी को एहसास दिलाने के लिए गलत व्यवहार किया। जब हमारे मायके वालों का अपमान होता है तो हमें कितना बुरा लगता है। रिश्तेदार तो सभी के बराबर होते हैं, चाहे वह सास के हो या बहू के। काजल और रागनी ने हाथ जोड़कर कहा। कुछ दिनों बाद रागनी अपने मायके गई। वहां आकर रागनी ने अपने साथ लाए गए सारे उपहार अपनी सास को बताए तो उसे मायके से मिले थे। मम्मी जी, मेरी भाभी ने आपके लिए छोटा सा उपहार भेजा है। शारदा जी ने उत्सुकता बस उसे खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताबें थी, जिसमें सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए यह बताया गया था। बहू के मायके वालों से कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए यह बताया गया था, जिसे देखकर शारदा जी की तीलियां चढ़ गई। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ रखा है। आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना दे, उसमें कमियां निकालना जरूरी होता है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से आगे से कुछ नहीं आएगा, रागनी ने कहा। दोनों बहुओं ने अपनी सास को आज आईना दिखा दिया था। देवरानी जेठानी की एकता के सामने सास की अकड़न हार गई।